संगठन में आज हम पढ़ेंगे कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज। देखिए, वर्तमान युग में व्यवसाय के विस्तार तथा प्रकृति में अंतर के कारण अधिकाधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियों की स्थापना की गई है। गत वर्षों में अनेक प्रकार की कंपनियां अस्तित्व में आई हैं, जिनका वर्गीकरण इन आधारों पर किया जाता है। एक तो समामेलन के आधार पर, दूसरा दायित्व के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर, इसे जनहित के आधार पर भी बोला जाता है, या कुछ अन्य कंपनियां। अब इनमें हर कैटेगरी में कोई अलग अलग कंपनियां आती हों ऐसा नहीं है। कंपनियां लगभग वही हैं, बस खाली उनको अलग अलग कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, कंपनियां इतने प्रकार की नहीं होती हैं, बस खाली उनको अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश की गई है। फ़िलहाल कंपनियों के मुख्य स्वरूप होते कितने हैं मैं आपको फाइनली बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि समामेलन के आधार पर, यानी कि निर्माण के आधार पर कंपनियों के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है जान लीजिए। देखिए, चार्टर्ड का मतलब यह होता है सरकार का। चार्टर एक शब्द होता है, चार्टर। चार्टर माने होता है शाही आदेश, यानी कि राज्य का आज्ञा पत्र। जिस कंपनी की स्थापना शाही आदेश या राज्य आज्ञा पत्र से होती है उसे चार्टर्ड कंपनी भी बोला जाता है, या कभी कभी हम इसे राजाज्ञा पत्र द्वारा समामेलित कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाई रॉयल चार्टर बोलते हैं। रॉयल माने होता है राजसी, चार्टर माने होता है आज्ञा पत्र। ऐसी कंपनियों की तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, इनकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है, जैसे किसी क्षेत्र में शासन करना, सैनिक शक्ति को बढ़ावा देना वगैरह। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसीलिए हुई थी कि भारत पूर्वी देशों में से एक है, तो ईस्ट में इंडिया की कंपनी, इंडिया में शासन करने वाली कंपनी। खैर, एक तो ये उद्देश्य हो गया कि किसी क्षेत्र विशेष में शासन करना या सैनिक शक्ति को बढ़ावा देना, बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य हो सकता है इनके अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं और इनका दायित्व भी सीमित होता है। इन कंपनियों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1664 में बनी, हडसन बे कंपनी 1670 में बनी। वर्तमान में स्थिति यह है कि ये कंपनियों का सम्मेलन का सबसे प्राचीनतम ढंग है। वर्तमान में ऐसी कंपनियों का निर्माण ना के बराबर होता है, क्योंकि अब राजा नहीं बचे। जब राजा नहीं बचे तो राजाज्ञा भी नहीं बची। ठीक है। वैधानिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूट एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है विधान। स्टैट्यूटरी कंपनी यानी कि वैधानिक कंपनी। ऐसी कंपनियों की स्थापना संसद अथवा विधानसभा में विशेष अधिनियम पारित करके किया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी स्थापना राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए होती है। क्यों होती है? राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए, वर्क्स ऑफ या एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इन्हें उसी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होता है जिनके अंतर्गत इनकी स्थापना की जाती है। इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो अन्य कंपनियों को प्राप्त नहीं होते। सभी वैधानिक कंपनियां सीमित दायित्व वाली होती हैं। वैधानिक कंपनियां सीमित दायित्व वाली ही होंगी, असीमित दायित्व वाली नहीं हो सकती। इनके लिए अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। अन्य समस्त कंपनियों के लिए वैधानिक कंपनियों को छोड़कर अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाने की अनिवार्यता है, लेकिन वैधानिक कंपनियों को नहीं है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद में भी अनेक वैधानिक कंपनियों की स्थापना हुई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये सब स्टैट्यूटरी कंपनी इसलिए हैं क्योंकि इनका किसी स्टैट्यूट यानी कि किसी संसद के किसी एक्ट के अंतर्गत इनकी स्थापना होगी। ठीक है। इन सारी कंपनीज़ का अपना अपना एक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा संसद भवन में पहले पारित कराया गया
और फिर इन कंपनियों की इसी कानून के तहत स्थापना हुई। दूसरी बात, समामेलित या पंजीकृत कंपनी। मैं ये भी बता दूं, उक्त कंपनियों को कहीं समामेलन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो देश के कानून के अंतर्गत उनका अपना अलग कानून है जिसके अंतर्गत उनकी स्थापना हो गई। फिर आती हैं समामेलित या पंजीकृत कंपनियां, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनी। भारत में जिन कंपनियों का समामेलन या पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है उन्हें समामेलित या पंजीकृत कंपनी बोलते हैं। देश में वैधानिक कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होती है। भारत में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका समामेलन तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, लेकिन उनके संचालन के लिए और नियमन के लिए नियम अलग अलग हैं। जैसे बीमा कंपनियों के संचालन के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 है। बिजली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 है। याद रखिएगा, ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंश्योरेंस एक्ट 1938, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। बैंकिंग कंपनियों के लिए जो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट आया था वो 1949 में आया था, जो अभी भी लागू है। खैर, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ये तो हो गया, दो कैटेगरी हमने पढ़ ली हैं। एक तो ऐसी कंपनियां जो वैधानिक कंपनियां हैं, दूसरी ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, समामेलित या रजिस्टर्ड, और तीसरी कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ा था अभी, ये दोनों कंपनियों के जो तीनों कंपनियों के टाइप पढ़े, वैधानिक, समावेलित या चार्टर्ड कंपनी, ये समावेलन की विधि के आधार पर थे। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर। तो ये जो कंपनियां हैं ये हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी जो होती हैं, इनमें सदस्यों का जो दायित्व है वो उनके द्वारा अंशों के अंकित मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है। ऐसी कंपनियां सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती हैं। ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता ही है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड वगैरह। इनमें भी दो तरह की होती हैं, एक तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। ऐसी कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है। व्यवहार में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो उसके द्वारा लिए गए अंशों पर चुकाई नहीं गई है। अतः यदि किसी सदस्य ने खरीदे गए सभी अंशों का पूरा मूल्य चुका दिया है, यानी उसके पास अगर पूर्णदत्त शेयर हैं, तो कंपनी की हानि की दशा में उससे किसी भी धनराशि की मांग की ही नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि ए अंशधारी ने किसी कंपनी के 100 रुपये मूल्य के 50 अंश खरीदे हैं और अंशों का जो मूल्य है वह 5000 है, यदि उसने सभी अंशों के अंकित मूल्य जो हैं उनका 50% चुकाया है, तो कंपनी की हानि होने पर उसका दायित्व केवल 2500 रुपये तक होगा। उसके बाद आता है प्रत्याभूत या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। देखिए, समझ लीजिए, प्रत्याभूत या गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां कौन सी होती हैं। इस प्रकार की कंपनियों में जो प्रत्येक सदस्य होता है उसका दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के सदस्य कंपनी का समापन होने की स्थिति में कंपनी के कोष में जमा करने का वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ऐसी कंपनी के पारदर्शी सीमा नियम में इस बात का उल्लेख रहता है कि उसके सदस्य अपने ऊपर यह दायित्व लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उनके सदस्यता के दौरान या उनके द्वारा सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर होता है, तो कंपनी की संपत्तियों के उसके दायित्वों का पुनर्भुगतान करने में अपर्याप्त रहने पर वे अर्थात वे सदस्य एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं। ऐसी कंपनियां अंश पूंजी वाली और बिना अंश पूंजी वाली दोनों तरह की हो सकती हैं। यदि कंपनी अंश पूंजी वाली होती है तो उनके सदस्यों को उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर बकाया राशि का भुगतान भी करना होता है और इसके अलावा जो गारंटी की रकम का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया था उसका भी निर्वहन करना पड़ता है। तो इस तरह से ऐसे सदस्यों का दायित्व दोहरा हो जाता है। प्रायः ऐसी कंपनी की स्थापना लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं होती बल्कि शिक्षा, कला, विज्ञान, खेलकूद आदि के लिए होती है। फिर बात आती है असीमित दायित्व वाली कंपनी की। तो ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व साझेदारों की भांति असीमित होता है। असीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके हित के अनुपात में असीमित और संयुक्त होता है। सदस्यों का दायित्व कंपनी की समापन की तिथि
से 1 वर्ष तक रहता है। आजकल ऐसी कंपनियां प्रचलन में ना के बराबर हैं। ठीक है। फिर आती है बात स्वामित्व के आधार पर कंपनी। तो ये 3 प्रकार की होती हैं: सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, बहुत डिटेल में आपको इसके नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये पूछा ज़रूर जाएगा और आपको लिखना भी आना चाहिए। तो आपको 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 ये बताती है कि वह कंपनी सरकारी कंपनी होगी जिसकी पूंजी का कम से कम, चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग चाहे केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो या राज्य सरकारों के पास हो या कुछ हिस्सा केंद्र और कुछ राज्य के पास हो, वह सरकारी कंपनी है। ठीक है। शेष 49% अंशों का विक्रय जनता में किया जा सकता है। इसमें जो कंपनियों के उदाहरण हैं वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय राजकीय व्यापार निगम, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC, ये सब आती हैं। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 में दिए गए प्रावधानों का सभी कंपनियों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। ये नियम कुछ इस तरह से हैं। पहला कि इन्हें एक कंपनी का अंकेक्षण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के माध्यम से कराना होगा। इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षण की रिपोर्ट संसद में पेश करने के लिए ये कंपनियां बाध्य होंगी। केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार या राज्य सरकारें भी यदि कंपनी के सदस्य हैं तो उन्हें भी इस प्रकार की रिपोर्ट अपने राज्य विधानसभा में पास करना होता है। सूत्रधारी कंपनी, मैं पहले भी बता चुका हूँ इन कंपनियों के बारे में, इसीलिए संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। सूत्रधारी कंपनी वह होती है, धारा 246, एक कंपनी सूत्रधारी कंपनी उस समय मानी जाएगी जबकि कोई दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी हो, अर्थात जबकि दूसरी कंपनी के सहायक मंडल में पहली कंपनी के संचालक बहुमत में हो, दूसरी कंपनी की आधी या उससे अधिक प्रदत्त अंश पूंजी पर पहली कंपनी का अधिकार हो, तो वह दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी मानी जाएगी। सीधी सी बात है, आधी से अधिक कंपनी अगर किसी एक कंपनी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 51% की अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पर है मोर देन 50%। वो 50.25 कुछ भी हो सकती है, 50% से थोड़ी ज़्यादा हो बस। ठीक है। तो पहली कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंश हैं तो वह सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी कहलाएगी। ठीक है। सहायक कंपनी के 9 संचालकों में से 5 संचालकों की नियुक्ति का अधिकार होगा सूत्रधारी कंपनी के पास। ठीक है। सहायक कंपनी कौन सी है? धारा 287 के अनुसार वह कंपनी सहायक होगी जिसकी दूसरी कंपनी इस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती हो, जिसके ऊपर दूसरी कंपनी इस कंपनी की समता अंश पूंजी के अंकित मूल्य के 50% से अधिक भाग की स्वामी हो, जब वह कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी कहलाती हो। एक उदाहरण से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आप इसे समझ चुके होंगे। जैसे डी कंपनी है, कंपनी ई की सहायक कंपनी है और कंपनी एफ कंपनी डी की सहायक कंपनी है, तो ऐसी दशा में कंपनी एफ कंपनी ई की सहायक कंपनी मान ली जाएगी। ठीक है। ये अपने आप थोड़ा सा समझिएगा, समझ जाएंगे। राष्ट्रीयता के आधार पर हम बोलेंगे देशी कंपनी। इनलैंड कंपनी वह होती है जिसका समामेलन भारत के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, चाहे वह कंपनी भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रही हो। देशी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती हैं, किंतु कुछ देशी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका समामेलन तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ, लेकिन उनके नियमन और नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम है। बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, धर्मार्थ कंपनियाँ वगैरह। विदेशी कंपनियाँ जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो लेकिन जो भारत में व्यवसाय कर रही हों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 380 से 392 के प्रावधान विदेशी कंपनियों पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 के अनुसार एक विदेशी कंपनी वह है जिसका समावेलन भारत के बाहर हुआ हो, जो भारत में किसी स्थान पर व्यवसाय कर रही हो, इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारत में किसी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया हो तथा उसे चालू रखा हो। विदेशी
कंपनी को भारत में व्यापार स्थापित करने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुछ प्रपत्र दाखिल करने होते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, मुख्य कार्यालय का पता, भारत में कार्यालय का पता, उद्देश्य, संचालकों के नाम और पते वगैरह देने होते हैं। बात आती है अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर या जनहित के आधार पर। ये होती हैं दो तरह की, एक होती है निजी कंपनी, इन्हें हम प्राइवेट कंपनी के तौर पे जानते हैं। धारा 268 इस तरह की कंपनियों की व्याख्या करती है। धारा 268 बताती है कि ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए और या इससे अधिक हो जाए, जो अपने अंतर नियमों द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाती है। इनके सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। इसमें वह संख्याएं शामिल नहीं जो कंपनी के जो सदस्य कंपनी के कर्मचारी भी हैं और सदस्य भी हैं, तो वह 200 में प्लस हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी रहते हुए सदस्य थे, नौकरी छोड़ देने के बाद भी वह इस संख्या से ज़्यादा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार प्रत्येक निजी कंपनी की प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए अवश्य होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये जल्दी से जान लेते हैं। पहला है कि अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस कंपनी के अंश लिए होंगे वह अंश उसको उसी के पास रखने होंगे, वह किसी अन्य को अंश अपने बेच नहीं सकता। सदस्यों की संख्या कम से कम 2, अधिकतम 200 हो सकते हैं। इसमें कंपनी के कर्मचारी वर्तमान और जो पहले रह चुके हैं वो दोनों शामिल नहीं होते। अंशों और ऋण पत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित ये नहीं कर सकती है। ये निजी संबंधों के आधार पर ही शेयर्स को बेच सकती है। इसका दायित्व सीमित होता है। इसे अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी के ऊपर यानी कि सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कुछ विशेष छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन सी हैं आगे पढ़ेंगे। सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? धारा 271 धारा निजी कंपनी की धारा बताइए, किसी को याद रहा? निजी कंपनी की धारा है 268। ठीक है, और 271 है किसकी धारा? सार्वजनिक कंपनी की। तो एक निजी कंपनी जो नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी होगी, पहली शर्त, जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 5 लाख या इससे अधिक हो सकती है, जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, लेकिन है तो निजी, मगर अगर वो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। सार्वजनिक कंपनियों संबंधी विशिष्ट प्रावधान कुछ इस तरह के हैं। इसमें धारा 395 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह शासकीय राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि अधिनियम का कोई प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा और अधिसूचना में दिए गए अपवादों, संशोधनों, अनुकूलताओं के अनुसार लागू होंगे। इसे आप अभी छोड़ सकते हैं, ये आपके बहुत काम का नहीं है। सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं। पहली बात, अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण। इसके अंशधारी अपने अंश किसी को भी कभी भी बेच सकते हैं। यही वो कंपनियां हैं जिनके अंश जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर वो ऑनलाइन खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अंशों व ऋण पत्रों के क्रय हेतु निमंत्रण। ऐसी कंपनी जनता को अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। सदस्यों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध नहीं। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक सदस्यों की कोई लिमिट ही नहीं। पब्लिक कंपनी को अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखना होता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। कुछ अन्य वर्ग की कंपनियां भी हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल। मल्टी से मतलब ही होता है एक से ज़्यादा। इन्हें MNCs के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। ऐसी कंपनियां या उपक्रम या निगम जो एक से अधिक देश में उत्पादन की व्यवस्था करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या उपक्रम या निगम जैसी भी स्थिति हो ये कहलाते हैं। मतलब यही है कि या तो इन्हें उपक्रम बोला जाएगा, निगम बोला जाएगा, कंपनियां बोला जाएगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रखे जाते हैं या अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम उपयोग में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक ऐसे निगम के रूप में परिभाषित किया है जिसका प्रबंध संबंधी प्रधान कार्यालय एक देश में, जिसे घरेलू देश कहा जाएगा, लेकिन इसके क्रियाकलाप अनेक देशों में, ऑपरेशंस क्रियाकलाप अनेक देशों में होगा, जिन्हें होस्ट कंट्री कहा जाएगा, HOST होस्ट।
विश्व भर में जाने जाने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स, लार्सन एंड टर्बो, विप्रो, इन्फोसिस, नोकिया कम्युनिकेशंस, IBM इंडिया वगैरह वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और तथा विश्व बैंक दो ऐसी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विदेशी विनिमय के नियमन, स्वस्थ प्रतियोगिता, सुविधा बढ़ाने, विश्व स्तरीय सहयोग तथा विश्व व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उचित नियंत्रण और नियमन करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये क्या करते हैं? ये नियमन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, इन पर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये विदेशी विनिमय के नियमन, हेल्दी कंपटीशन, इनको फैसिलिटेट करने के लिए विश्व स्तरीय कोऑपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड जो है, वर्ल्ड कॉमर्स है, वर्ल्ड इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको, इन्हें इंटरनेशनल भी जोड़ करके आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, इनको बढ़ावा देने में ये मदद करती हैं। ठीक बात है। तो ये आपने पढ़ लिया। निष्क्रिय कंपनियां कौन सी होती हैं? डिफंक्ट कंपनीज़। डिफंक्ट कंपनीज़ वह कंपनीज़ होती हैं जिनके बारे में कंपनी रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि यदि वह व्यापार नहीं कर रही हैं तो वह पता करे कि ये व्यापार क्यों इनका बंद पड़ा हुआ है। धारा 248 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर एक पत्र लिखकर यह ज्ञात करता है, कौन? रजिस्ट्रार, की कंपनी किन कारणों से व्यवसाय नहीं कर सकती है। ये व्यवस्था है धारा 248 में। यदि 1 महीने के अंदर उस कंपनी से कोई उत्तर प्राप्ति नहीं होती है तो 1 महीने के समाप्त होने के 14 दिन के अंदर पहले पत्र का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार एक पंजीकृत पत्र भेजेगा। यदि इस पत्र का उत्तर भी 1 महीने के अंदर प्राप्त नहीं होता तो रजिस्ट्रार राष्ट्रीय गजट में यह सूचना प्रकाशित करेगा और 3 महीने के अंदर कोई उत्तर न मिलने पर कंपनी का नाम पंजीकृत रजिस्टर से हटा देगा। एक कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से काटने के लिए रजिस्ट्रार कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक तथा 2 संचालकों में से इस बात के लिए एक शपथ पत्र तथा क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड प्राप्त कर लेगा कि कंपनी को कोई संपत्तियां दायित्व तो नहीं है। यदि कोई दायित्व है तो उनका भुगतान वे स्वयं करेंगे। इसके साथ ही कंपनी के अंकेक्षित खाते भी होने चाहिए। कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम काटने के बाद भी प्रत्येक संचालक, प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य का दायित्व समाप्त नहीं होगा और उनका दायित्व उसी प्रकार बना रहेगा जैसा कि कंपनी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ कंपनियां और भी होती हैं जिन्हें हम अपंजीकृत कंपनियां बोलते हैं। जरा सा इन्हें भी समझ लीजिए। कोई भी संघ जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 का उल्लंघन करता है अवैध संघ कहलाता है। अवैध संघ को अपंजीकृत कंपनी कहा जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं उनकी सदस्य संख्या अगर 10 से अधिक है तथा अन्य व्यवसाय में लगी संस्थाओं की सदस्य संख्या 20 से अधिक है तो ऐसी संस्थाओं को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक है। अर्थात एक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली संस्था अगर पंजीकृत नहीं कराती है तो वो साझेदारी कहलाएगी, लेकिन उसके लिए कम से कम अधिकतम 10 सदस्य हों बैंकिंग व्यवसाय में और सामान्य व्यवसाय में 20 हों। इससे ज़्यादा होने पर उसे कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वह एक अपंजीकृत, अभी उसका मान लिया पंजीकरण नहीं हुआ लेकिन उसे अपंजीकृत कंपनी मान लिया जाएगा या अवैधानिक संघ मान लिया जाएगा साझेदारी संस्था को। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इस बात को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि आपने अभी क्या पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है, इससे पहले आप साझेदारी की विशेषता पढ़ रहे थे ना, कि अधिकतम 10 सदस्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी के और अधिकतम 20 सदस्य सामान्य व्यवसाय करने वाली साझेदारी के होने चाहिए। इससे ज़्यादा होते ही वह संस्था अवैधानिक संघ कहलाएगी या उसे आप अपंजीकृत कंपनी भी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार
जो मिलकर व्यापार करते हैं, अगर वो 2 परिवार हैं और उन परिवारों के वयस्कों की कुल संख्या उपर्युक्त वर्णित सीमा से अधिक हो जाए तो ऐसा व्यवसाय भी अवैधानिक मान लिया जाएगा। लेकिन यदि 2 परिवार के केवल कर्ता संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं तो ऐसा व्यवसाय अवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि उसमें परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को शामिल नहीं माना जाएगा। अतः धारा 464 के अधीन किसी संघ की अवैधता के लिए कुछ दशाएं हैं, उन दशाओं को जरा सा देख लीजिए। पहली बात यह है कि ऐसे संघ सदस्यता के साधारण व्यापार में 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे संघ का गठन व्यापार चलाने के लिए किया गया हो। तीसरा, संघ का उद्देश्य अपने स्वयं के लिए अन्य सदस्यों के लाभ कमाना होना चाहिए। ऐसे संघ का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और ना ही उनका गठन किसी अन्य भारतीय कानून के अधीन ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये मसला अवैध होने का सदस्य संख्या पर निर्भर करता है। अवैधानिक संघ के परिणाम क्या होते हैं? ऐसी संस्था के प्रत्येक सदस्य पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी संस्था का वैधानिक अस्तित्व तो नहीं होता है और ऐसी संस्था ना तो साझेदारी ही होती है ना ही कंपनी। एक अवैधानिक संघ के समापन का इसीलिए कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह अस्तित्वहीन होती है, अर्थात इसका कोई वैधानिक अस्तित्व ही नहीं है। यह कार्य आरंभ से ही व्यर्थ होती है, बेकार होती है, मतलब किसी काम के नहीं होती है। ऐसी संस्था का प्रत्येक सदस्य व्यवसाय से उत्पन्न दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ऐसी संस्था का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों पर अथवा संस्था की संपत्ति के बंटवारे अथवा संस्था स्वयं पर या अन्य किसी छूट के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। संस्था स्वयं भी अपने सदस्यों और व्यक्तियों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर पाती। तृतीय पक्षकार ऐसी संस्था या उसके सदस्यों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि अवैधानिक संस्था अनुबंध करने के योग्य ही नहीं होती। ऐसी संस्था के समापन के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र तक नहीं दे सकते। ऐसी संस्था के साथ लेन देन करने के कारण उत्पन्न विवाद के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। कुछ और कंपनियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं, जैसे विनियोग कंपनियां क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट। विनियोग कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 में दी गई है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य कार्य स्कंद यानी कि स्टॉक, ऋणपत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करना है, यानी कि उसमें विनियोग करना है, उन्हें खरीदना है। जब खरीदेंगे तभी तो आप उन्हें प्राप्त करेंगे और उन्हें खरीदना ही विनियोग करना कहलाता है। तो कंपनी के मामलों के विभाग ने विनियोग कंपनी की स्थिति कुछ इस तरह से स्पष्ट की है और कहा है कि एक कंपनी विनियोग कंपनी है या नहीं, यह तथ्य संबंधी प्रश्न है जिसका निर्णय कंपनी द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कारोबार से होता है। यदि कंपनी का समस्त अथवा वस्तुतः समस्त कारोबार अंशों, प्रतिभूतियों, स्कंद और ऋणपत्रों से ही संबंधित है तो आप इसे विनियोग कंपनी कहेंगे। वित्तीय कंपनियां कौन सी होती हैं? फाइनेंस कंपनी, जिन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45(1)(c) के अनुसार एक वित्तीय कंपनी से आशय एक गैर बैंकिंग कंपनी से है जो एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय मतलब वित्त संबंधी लेन देन करने वाली संस्था। इस धारा के अनुसार एक वित्तीय संस्था एक गैर बैंकिंग संस्था होती है जो निम्नलिखित क्रियाओं में से कोई अपने कारोबार या कारोबार के भाग के रूप में करती होगी। पहला, ऋण अथवा अग्रिम राशि या किसी अन्य रूप में वित्त प्रदान करना, किसी को लोन के रूप में या एडवांस के रूप में वित्त यानी फाइनेंस प्रदान करना। दूसरा, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्गमित अंशों, स्कंधों, बॉन्डों, ऋणपत्रों और प्रतिभूतियों या अन्य इसी प्रकार की विक्रय योग्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करना अर्थात खरीदना। तीसरा, किराया क्रय अधिनियम 1972 की धारा 2(c) में परिभाषित किराया क्रय ठहराव के द्वारा माल को किराए पर लेने वाले को माल सुपुर्द करना, यानी कि ऐसे लोगों को माल देना जिन्होंने किराया क्रय ठहराव यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत वह माल या संपत्ति उनसे ली है। तो किराया क्रय अधिनियम भी एक तरह की दरअसल साख होती है, साख सुविधा होती है जो लोगों को एक तरह से एक रेंटल अमाउंट हर महीने या हर तिमाही में या हर साल में या हर सप्ताह में, जैसा भी ठहराव हो, एक निश्चित किराया उनसे लिया जाता है और वस्तु यूज़ करने के लिए पहले ही किराए की धनराशि से या किस्त से उन्हें दे दी जाती है। अंतिम किस्त चुकाते ही वह संपत्ति पर पूरा अधिकार उस व्यक्ति का हो जाता है
जो किराएदार होता है। जब आप बीकॉम करेंगे तो किराया हायर परचेज सिस्टम का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वित्तीय कंपनी वो भी है जो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लोगों को माल की सुपुर्दगी देती है। इसी विधि के अंतर्गत किसी वर्ग का बीमा कारोबार चलाना भी वित्तीय कंपनियां कहलाती। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सब वित्तीय कंपनियां हैं। इसके अलावा किसी लागू अधिनियम के अंतर्गत चिट फंड या लॉटरी की एजेंसी का प्रबंध। वैसे तो चिट फंड और लॉटरी भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा अधिनियम है जहाँ पर ये अगर अलाउड है तो उसका संचालन या देखभाल करने वाली कंपनी भी वित्तीय कंपनी कहलाएगी। चंदे के रूप में या इकाई या अन्य औजारों की विक्रय की राशि एक मुश्त अथवा अन्यथा एकत्रित करना और उन व्यक्तियों को जिनसे राशि एकत्रित की गई है अन्य व्यक्तियों को इनाम उपहार देना, यह सब वित्तीय कंपनियों के ही लक्षण हैं। फिलहाल फेरा कंपनियों पे अब हम निगाह डालते हैं। फेरा FERA ये भारत में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियां फेरा कंपनियां कहलाती हैं। तकनीकी तौर पे मोटे तौर पर ये कंपनियां निम्नलिखित श्रेणी में आती हैं। भारतीय कंपनियां जिनमें कोई विदेशी हित नहीं है, यानी कि विदेशी हित या तो नहीं है मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति का पैसा नहीं लगा उनकी अंश पूंजी में, या अगर है भी तो 40% से कम है, ऐसी कंपनियां फेरा कंपनियां हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियां जिनमें 40% से अधिक जो है विदेशियों का NRI या प्रवासियों का हित है, यानी कि पैसा लगा हुआ है, तो इन्हें विदेशी नियंत्रित कंपनियां भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी एक कैटेगरी और भी आती है, विदेशों में समामेलित कंपनियां जो भारत में केवल व्यापार संचालन के लिए पंजीकृत हैं। तो केंद्र सरकार विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 की धारा 26 के अंतर्गत फेरा कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध चाहे तो लगा सकती है। अन्य कंपनियों में एक और कंपनी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, और वह है ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य धर्मार्थ है, लाभार्थ नहीं, यानी लाभ कमाना नहीं है। कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सीमित कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, परंतु अधिनियम की धारा 8 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह कंपनियों को सीमित शब्द के प्रयोग से छूट दे सकती है। केंद्र सरकार यह छूट तभी प्रदान करती है जब उन्हें यह संतुष्टि हो जाए कि कंपनी के निर्माण का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, परोपकार आदि का संवर्धन करना है। कंपनी अपने सदस्यों के लाभांश के भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाती है। धारा 8 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाए कि पंजीकृत कंपनी का उद्देश्य उपर्युक्त एक में निर्दिष्ट प्रयोजनों तक सीमित है, तो कंपनी अपने संविधान द्वारा अपने लाभों को यदि कोई हो तो अन्य आय को अपने उद्देश्यों के समर्थन में लगाने का आशय है तथा अन्य सदस्यों को लाभांश के भुगतान का निषेध करती है। मतलब वो कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश नहीं बांट पाएगी। तो सरकार कंपनी को विशेष प्रस्ताव द्वारा अपना नाम परिवर्तित करने की अनुमति या लाइसेंस भी दे सकती है। इस परिवर्तन में नाम के साथ लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड लगाना अथवा हटाना सम्मिलित है। जैसा कंपनी चाहे अपने नाम के आगे लगा सकती है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या हटाना चाहे तो हटा भी सकती है, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस ऐसी शर्तों और नियमों के साथ जारी किए जाते हैं जिन्हें वह उचित समझे, और ये शर्तें और नियमन उस संस्था के लिए बाध्यकारी होंगे, बाइंडिंग होंगे जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया हो। जहाँ लाइसेंस लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को हटाने के लिए दिए जाते हैं, तो केंद्र सरकार शर्तों को पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में शामिल कराने का भी निर्देश जारी करती है। इस प्रकार जारी किए गए लाइसेंस को केंद्र सरकार कभी भी रिवोक कर सकती है, यानी कि रद्द कर सकती है। एक फाइनली और कैटेगरी इसमें आती है, और वह है एक व्यक्ति की कंपनी, जो सबसे पहले एक नई अवधारणा के तौर पे कंपनी अधिनियम 2013 में जोड़ी गई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा सदस्य। इसमें अन्य कंपनियों की अपेक्षा कुछ विशेषाधिकार और छूट मिलेंगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक व्यक्ति सदस्य है। धारा 3 के अनुसार केवल एक व्यक्ति भी किसी वैधानिक
उद्देश्य के लिए निजी कंपनी का गठन कर सकता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी की विशेषताएं क्या क्या हैं? समावेलन। एक व्यक्ति वाली कंपनी का समावेलन केवल एक निजी कंपनी के रूप में हो सकता है। ये सार्वजनिक कंपनी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मिनिमम मेंबर्स नंबर जो हैं, मिनिमम सदस्य संख्या जो है वह 7 होती है। सदस्य, इसका किसी भी समय केवल एक ही सदस्य हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। इसमें केवल एक ही संचालक होगा। कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठक में एक व्यक्ति वाली कंपनी शब्दों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार की कंपनी को संचालक मंडल की सभा केवल एक संचालक होने की दशा में से इस तरह की सभा करने की छूट प्राप्त है। जब एक ही व्यक्ति है तो काहे की सभा करना। अन्य व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति अपनी कंपनी का सदस्य होने पर इकलौता सदस्य होने के कारण कंपनी का समावेलन तो हो जाता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर उस दूसरे व्यक्ति का नाम भी दिया जाएगा जो सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की दशा में उसके समस्त अनुबंधों को पूरा करने के लिए दायी होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की पूर्व सहमति ली जानी चाहिए। सहमति को समावेलन के समय पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल भी करना चाहिए। वह व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी इच्छा से अपनी सहमति को विड्रॉ भी कर सकता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी का सदस्य किसी भी समय पार्षद सीमा नियम में निर्धारित रीति से सूचना देकर दूसरे व्यक्ति का नाम बदल सकता है। इस परिवर्तन की सूचना सदस्य द्वारा कंपनी को दी जाएगी तथा कंपनी इस सूचना को निर्धारित समय और रीति से रजिस्ट्रार के पास भेजेगी। व्यक्ति इस प्रकार के नाम का परिवर्तन सीमा नियम में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। जहां कहीं भी कंपनी का नाम छापा या खोदा, एनग्रेव या लिखा गया होगा, वहीं कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठक में एक व्यक्ति वाली कंपनी का उल्लेख भी करना होगा। यदि एक व्यक्ति वाली कंपनी का वार्षिक विवरण कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना ही होगा, और यदि कंपनी सचिव नहीं है तो कंपनी के संचालक द्वारा हस्तांतरित करना होगा। विशेष प्रावधान तथा एक व्यक्ति वाली कंपनी को कुछ छूटें भी हैं, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। धारा 98 तथा धारा 100 से 111 विशेष रूप से नीचे दिए गए प्रावधान एक व्यक्ति वाली कंपनी पर लागू नहीं होंगे। दूसरा, संचालक मंडल न्यायाधिकरण द्वारा असाधारण साधारण सभा बुलाने संबंधी प्रावधान एक व्यक्ति वाली कंपनी पर लागू नहीं होंगे। एक तो धारा 98 के नियम लागू नहीं होंगे, धारा 100 से 111 के नियम लागू नहीं होंगे, और नीचे के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। वार्षिक सभा में से संबंधित प्रावधान, सूचना, अवधि सूचना के तत्व वगैरह, ये सब इस पर कहीं कुछ भी लागू नहीं होते हैं। निधि की बात करें तो आपको पहले भी बताया गया, सदस्यों के बीच में थ्रिफ्ट यानी मितव्ययता और बचत की आदतें उत्पन्न करने के लिए सदस्यों को ही उनसे ही जमा राशियां प्राप्त करने और उन्हीं को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन कंपनियों की स्थापना होती है वो कंपनियां निधि कंपनियां कहलाती हैं। निधि कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार तथा छूटें निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार और छूटें कौन कौन सी हैं, इस पर चर्चा करेंगे कल। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।